नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रस्तावना प्रीएम्बल के बारे में। प्रस्तावना समूचे संविधान का एक सार है, यानी सारांश है, कह सकते हैं समरी है। तो प्रस्तावना पूरी संविधान का एक निचोड़ है जिसमें संविधान के मूलभूत आदर्श और उद्देश्यों का वर्णन किया हुआ है, जिसके अध्ययन द्वारा संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को समझा जा सकता है कि संविधान निर्माताएं कैसा भारत का निर्माण करना चाहते थे। हमारा जो प्रस्तावना है हमारी संविधान की, यानी भारत की जो संविधान, उसकी प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, लेकिन यह अमेरिकी संविधान से ज़्यादा व्यापक और विस्तृत। प्रस्तावना की अगर बात करें कि इसका उद्भव कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे, प्रस्तावना की उत्पत्ति कैसे हुई, उद्भव कैसे हुआ प्रस्तावना का, प्रस्तावना अस्तित्व में कैसे आई। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए और इसी के साथ संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है। और 22 जनवरी 1947 को 1947 लिख देते 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना में परिवर्तित हो। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर अंतोगतवा यानी अंततः प्रस्तावना का रूप ले ली। तो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रस्तावना का निर्माण हुआ, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, क्योंकि प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से बना है, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना याद है आप लोगों को? याद है तो मन में गुनगुना लीजिए एक बार, लेकिन सुना तो सकते नहीं है क्योंकि हम कहीं और आप कहीं और, है ना। तो अभी हम लोग के बीच में दूरियां है ना, जब दूरियां समाप्त हो जाएगी एक साथ आएंगे कभी तो सुना दीजिएगा, मन में गुनगुनाइए यदि याद है तो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब जान ही रहे कि मुझे याद है तो फिर क्यों पढ़ा रहे, पता चलेगा क्यों पढ़ा रहे, है ना। तो मैं बोल रहा हूं, आप उस बात को सुनिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। यही है ना प्रस्तावना, जो मैं बोला वही प्रस्तावना यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको बोला है कि आप तो बोले किसी और तरह से, लिखे किसी और तरह से। दरअसल जो मैं बोला प्रस्तावना, जो आप याद करते हैं, जो लाइन याद करते हैं, दरअसल इसी रूप में है, मगर आपको वो इस रूप में दिखता नहीं। लेकिन जब आप पढ़ें तो इसी रूप में पढ़ें, तभी आप प्रस्तावना के हर एक शब्द का अर्थ समझ पाएंगे, तभी आप एग्जाम में प्रश्न बना पाएंगे। न तो सिर्फ ऐसे लाइन सिर्फ याद कर लेंगे जैसे मैं बोला, सिर्फ उस लाइन से आप दो चार प्रश्न तो बना पाएंगे, दो चार प्रकार का जो प्रश्न है सिंपल प्रश्न पूछते हैं वो तो बना पाएंगे, लेकिन जैसे प्रश्न घुमा के पूछेगा तो आप फंस जाएंगे, जैसे सबका वर्ड का अर्थ पूछेगा ना तो आप फंस जाएंगे। तो प्रस्तावना यही है, प्रस्तावना के तत्व हम शुरू कहाँ से किए थे, हम भारत के लोग से, है ना। तो उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड भी यूज किया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, सब मैं बोला। लेकिन हमने उसी को क्या किया है, तोड़ दिया। दरअसल मैंने तोड़ा नहीं, टूटा हुआ है, सिर्फ आपको दिखता नहीं। तो प्रस्तावना के तत्व में शक्ति के स्रोत, ठीक है, उसमें दूसरा तत्व है, एलिमेंट है प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है प्रस्तावना बताता है। भारत का उद्देश्य क्या है, ये बात को भी प्रस्तावना बताता है कि भारत का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना यह भी बताता है कि संविधान के निर्माण की तिथि क्या थी, संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ था, इस बात को भी बताता है।
इस तरह से ही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा समझिए ना कि चाय आप पिए हैं, चाय जैसे बोले चाय तो आपके मन में क्या आएगा, चाय पत्ती, चीनी, दूध। लेकिन उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो कभी चाय नहीं पिया और उसके पास चाय दें और पी के क्या क्या बताएगा, कोई टेस्ट नहीं बताएगा। जैसे मान लीजिए कि जो जंगल झाड़ में रहने वाले आदिवासी लोग हैं जो आज तक चाय नहीं पिए, तो वो चाय के एलिमेंट को बता पाएंगे कि चाय में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, कौन कौन सा तत्व से मिलकर चाय का निर्माण होता है। जैसे आपको चाय दिया, अगर उसमें चाय पत्ती कम होगा तो आप बोलेंगे चाय पत्ती कम है, चीनी कम है या ज़्यादा है, बोल सकते हैं ना, क्योंकि आप एलिमेंट जान रहे हैं, इन एलिमेंट से चाय का निर्माण हुआ। उसी तरह से जो प्रस्तावना के एलिमेंट जान रहा है ना, वो एलिमेंट पे बात करेगा, ये ए एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट है, समझे। तो 4 एलिमेंट है उसी तरह से प्रस्तावना के भी, जिससे मिलकर पूरी प्रस्तावना तैयार हुआ है। तो प्रस्तावना जो आप पढ़ते हैं समझिए वो चाय है, ठीक है, और उसमें एलिमेंट क्या क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन आज पता चल जाएगा कि कौन कौन सा एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट है शक्ति के स्रोत। तो प्रस्तावना बताता है कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलता है, शक्ति के स्रोत। जैसे संविधान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान सबसे ऊपर। तो संविधान को इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है कि वो सबसे ऊपर है, वो सर्वोच्च है, वो सर्वोपरि बन जाता है। सबसे सर्वोच्च क्यों है, कहाँ से उसे शक्ति मिलती है? तो प्रस्तावना बताता है कि हम भारत के लोग से, यानी भारत की जनता से संविधान को शक्ति मिलता है और संविधान सर्वोच्च बन जाता है। तो हम भारत के लोग यानी भारत की जनता संविधान को शक्ति देकर संविधान को सर्वोच्च बना देते हैं, सर्वोपरि बना देते हैं, उससे ऊपर फिर कोई नहीं। यहाँ हम भारत के लोग में, हम भारत के जो लोग हैं इसका अभिप्राय है वयस्क मतदाता, जो 18 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी है, 18 वर्ष और 18 से अधिक वाले, 18 से कम वाले नहीं। 18 से कम वाले 5 साल के बच्चा से क्या अपेक्षा की जा सकती है संविधान के बारे में, नहीं ना। तो हम भारत के लोग मतलब इसका है वयस्क मतदाता, ठीक है। तो पहला क्या हो गया कि शक्ति के स्रोत बताता है प्रस्तावना कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलता है। तो हम भारत के लोग से, यानी हम जो संविधान प्रस्तावना का पहला जो लाइन है जहाँ से स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग संविधान को शक्ति देते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलता है, तो हम भारत के लोग से। दूसरा एलिमेंट है प्रकृति यानी स्वरूप। दूसरा एलिमेंट है प्रकृति स्वरूप। जैसे प्रकृति यानी नेचर, स्वभाव बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मेरा फ्रेंड एक है, मैंने 2 फ्रेंड है। जैसे आपका कोई फ्रेंड मान लीजिए कि 2 हो, एक फ्रेंड मान लीजिए एक्स, एक फ्रेंड वाई, तो क्या कंपेयर करते हैं ना कि ये एक्स फ्रेंड का नेचर इस तरीका का है, वो शांत स्वभाव का है, थोड़ा दयालु है, लोगों को मदद करता है। और एक वाई फ्रेंड है जो थोड़ा गुस्सा टाइप का है और वो अपने आप से मतलब रखता है, लोगों से मतलब नहीं रखता है, मतलब सिर्फ अपना काम देखता है, यानी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली उसकी बात है फ्रेंड वाई की। और फ्रेंड एक्स क्या है, सबको मदद भी करता है, सबको हेल्प करता है, उसी में अपना भलाई समझता है, यानी सबका साथ सबका विकास वाली बात है फ्रेंड एक्स में। करते हैं ना ऐसे कंपेयर कि इसका नेचर इस नेचर का है, ये इस नेचर का है। आज आप ये भी बता पाएंगे कि भारत की प्रकृति कैसी है, भारत की नेचर कैसा है। तो प्रस्तावना बताता है कि भारत की नेचर कैसा है, भारत की प्रकृति कैसी है। तो प्रस्तावना बताता है कि भारत की प्रकृति ये है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक राज्य। तो भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत यांत्रिक और बाह्य रूप में स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, चाहे वह घरेलू उसका मामला हो या उसका विदेशी मामला हो, दोनों ही मामले में वह किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब वह किसी के अधीन नहीं, अब वह ब्रिटिश के अधीन नहीं है, अब वह आज़ाद हो चुका है और अपने आप को वह संप्रभु घोषित करती है और अब किसी का नियंत्रण भारत के ऊपर नहीं है। यही बोला जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारत। तो भारत की प्रकृति कैसी होगी, यह प्रकृति समझ लिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है यांत्रिक स्तर पर और बाह्य स्तर पर। समाजवादी, भारत समाजवादी देश। समाजवादी का मतलब हुआ, समाजवाद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद में
मिश्रित अर्थव्यवस्था की कल्पना की जाती है, यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, और भारत में वैसा ही लोकतंत्र है, सॉरी भारत में वैसा ही समाजवाद है कि सरकार भी अपना काम कर रही है, सरकारी कार्य भी हो रहे हैं और निजी प्राइवेट स्तर पर भी काम चल रहे हैं, निजी क्षेत्र भी काम कर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र भी काम कर रहा है। हमारा जो संविधान है, हमारा देश का जो हमारा जो समाजवाद है वह कार्ल मार्क्स के समाजवाद से अलग है। कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है, उनकी जो विचारधारा है, अवधारणा है समाजवाद के संदर्भ में कार्ल मार्क्स का, वो वर्ग संघर्ष पर आधारित है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में समाजवाद लाने के लिए वर्ग संघर्ष जरूरी है, जब तक संघर्ष ना होगा समाजवाद की स्थापना नहीं होगी। तो संघर्ष किसके बीच में होगा? तो बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के बीच में संघर्ष होगा। बुर्जुआ मतलब पूंजीपति वर्ग, और सर्वहारा यानी कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग, शोषक और शोषित के बीच यानी अमीर और गरीब के बीच संघर्ष होगा, फाइट होगा, तब जाकर समाज में समाजवाद की स्थापना होगी। लेकिन हमारा समाजवाद जो है, भारत का समाजवाद है, वह गांधीवादी समाजवाद है। गांधीवादी समाजवाद संघर्ष की बात नहीं करता है, बल्कि समन्वय की बात करता है कि हमारे देश में समाजवाद वर्ग समन्वय से आएगा। हम बुर्जुआ और सर्वहारा एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, बल्कि हम दूसरे से हाथ मिलाएंगे। हम कंधे से कंधे मिलाकर जो हमारी बीच में खाई बन गई है अमीर और गरीब के बीच, उस खाई को भरने का प्रयास करेंगे वर्ग समन्वय के माध्यम से। तो हमारा समाजवाद गांधीवादी समाजवाद की ओर झुका हुआ है, जहां वर्ग समन्वय के माध्यम से समाजवाद की कल्पना की जाती है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या? भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष राज्य। इसका मतलब हुआ कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं, यानी राज का अपना, भारत राज का अपना, राज का मतलब यहाँ देश से है, राष्ट्र से है, तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। एग्जाम में पूछ सकता है, नहीं पूछा हुआ क्या एग्जाम में? पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? तो वह राज्य जिसका कोई धर्म नहीं है। तो भारत के अपना कोई धर्म नहीं है, कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत नास्तिक है। नास्तिक वह राज्य होता है जो धर्म का विरोध करता हो। तो भारत ना तो धर्म का समर्थन करता है, न तो विरोध करता है, बल्कि धर्म से तटस्थता के भाव रखता है। लोगों को, अपने नागरिकों को, अपनी जनता को, लोगों को किसी भी प्रकार का धर्म मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता देता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज धर्म से पूरी तरह से तटस्थ। यहाँ से प्रश्न कि यही पूछेगा कि धर्म निरपेक्ष का या पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो वैसा राज्य जिसका कोई अपना धर्म नहीं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र तो आप समझ ही रहे होंगे। अब्राहम लिंकन के शब्द में अगर बोले तो जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, लोकतंत्र का परिभाषा है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? भारत में लोकतंत्र ही है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? किस राज्य को हम गणराज्य कहेंगे? क्या है उसके लिए शर्त? क्या है, क्या शर्त पूरी होगी तब कोई राज्य गणराज्य कहलाएगा? तो पहला तो शर्त है कि हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, निर्वाचित हो, इलेक्टेड, निर्वाचित, वंशानुगत नहीं हो, कोई राजा या रानी नहीं हो राज्य का प्रमुख। जैसे भारत का राज प्रमुख कौन है? राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या है? निर्वाचित है। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक गणराज्य है। दूसरा कैटेगरी इसका है, शर्त है कि वहां कोई विशेषाधिकार नहीं हो, यानी विशेषाधिकार का अभाव हो, और राज्य के अंदर जितने भी पद हैं वो पद हर व्यक्ति के लिए खुला हो, ओपन हो, कोई भी विशेषाधिकार ना हो कि लोकसभा में 10 सीट इस खानदान के लिए, राज्यसभा के 20 सीट इस खानदान के लिए, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं हो। क्या ऐसा है? नहीं है। या फिर कोई नौकरी, जॉब में, जैसे कलेक्टर का पद इस खानदान के लिए, आईएएस का 20 पद रिजर्व है, इस खानदान के लिए आईपीएस के 15 पद रिजर्व है, ऐसा नहीं है ना भारत में? नहीं है। तो हर पद सब व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। यदि व्यक्ति में योग्यता है तो उस योग्यता से उस पद को पा सकता है।
तो कोई भी विशेषाधिकार न हो और सभी पद हर व्यक्ति के लिए खुला हो, तो हम कहेंगे कि वह राज गणराज है। तो भारत क्या है, एक गणराज है। तो दोनों सब कैटेगरी पूरा होता है, निर्वाचित भी है और हमारे यहाँ सब पद सभी व्यक्ति के लिए खुला भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बोले कि विशेषाधिकार ना हो, कोई रिजर्व ना हो, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रिजर्व तो होता है सर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए। देखिए वो समाज में पिछड़ गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें हम कुछ सीटें रिजर्व करते हैं, आरक्षण देते हैं। तो वो अपवाद के तौर पर देखिए, वो मतलब सरकार की वो मंशा नहीं है कि हम ऐसा करें, पर क्या करें, समाज में वो पिछड़ गए हैं तो उन्हें मुख्य धारा में लाना भी तो जरूरी है ना। तो वो उस पर नहीं है, वो विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, वो हमारे समाज के कुछ वर्ग हैं जो पिछड़ गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए एक व्यवस्था है, एक माध्यम है। जब वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो आरक्षण एक दिन खत्म भी हो जाएगा। तो हेड ऑफ स्टेट तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसे में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, कोई लोकतंत्रात्मक राजतंत्र भी होता है, जिसे में ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, वहां भी चुनाव होता है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट वहां का क्या होता है, राजा या रानी होता है। तो वहां पे क्या है, लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो प्रकृति कैसी है भारत की, आप समझ गए। आप पूछेगा एग्जाम में कि भारत की प्रकृति कैसी है, ऑप्शन देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, साम्यवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो कौन सही नहीं है, साम्यवादी। यहाँ पे समाजवादी है, साम्यवादी नहीं। समाजवादी और साम्यवादी में अंतर होता है। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, पूछता है इसी तरह से। अब हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है भारत का, भारत का लक्ष्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 संख्या भी याद रखिएगा, 3। कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये भी याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछ जाता है, धार्मिक न्याय है कि नहीं, सांस्कृतिक न्याय है कि नहीं। तो सांस्कृतिक धार्मिक न्याय नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि समाज के सभी व्यक्ति के साथ बिना जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए हुए समान व्यवहार करना। और जो समाज में पिछड़े हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं हैं, उनकी स्थिति में सुधार के लिए कुछ प्रयास किया जाए अलग से, ताकि वे मुख्य धारा में आ सके, ताकि उनकी भी स्टेटस समाज में स्थापित हो सके। तो यह है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब हुआ कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए, और जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें रोजगार दें, ताकि वो मुख्य धारा में आ सके, ताकि उनकी आर्थिक न्याय हो सके। आर्थिक न्याय का मतलब यहाँ ये मत समझिएगा कि अमीरों से यानी संपत्तिशाली लोगों से उनकी धन को छीनकर गरीबों में बांट दिया जाए, ऐसा मन में आता होगा, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। आपको ऐसा लगने कि अच्छा होता, संपत्तिशाली लोगों से सब संपत्ति छीनकर गरीबों में बांट देते, पर यह समस्या का समाधान है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो सरकार कभी कर देती। अल्पकालिक समाधान तो हो जाएगा, लेकिन फिर उससे बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगी। तो यहाँ आर्थिक न्याय का मतलब जरा भी मत समझिएगा कि संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति को छीनकर गरीबों में बांट दिया जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि जो पिछड़े हैं, गरीब है, उन्हें हम रोजगार दें, ताकि वो मुख्य धारा में आए, जॉब दें उन्हें, तब वो जो परिवर्तन होगा एक दीर्घकालिक होगा, और वे हकीकत में धरातल पे वो परिवर्तन होगा जो लंबी समय तक टिकेगी। राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ कि समाज के हर व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का अधिकार हो, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो या चुनाव लड़ने का अधिकार हो। तो हर व्यक्ति की अपना वहां पे सुनिश्चित हो अधिकार। जैसे आज भारत में है, कोई भी 18 वर्ष के व्यक्ति है तो किसी भी जाति है, धर्म का हो, कोई भी लिंग का हो, वो वोट दे सकता है। यदि वह वोटर ID कार्ड बना ले तो वोट दे सकता है, कोई ना उसे रोकेगा किसी भी चीज पे, कौन सा रंग है, कौन सा धर्म है, कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ उम्र एज पूरा हो तो। और राजनीतिक न्याय जब मान ली, और ये भी है कि राजनीति जैसे सामाजिक न्याय में महिलाएं को, अनुसूचित जाति जनजाति को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया जाता है, उसी तरह राजनीति में भी जो मतलब अनुसूचित जाति है, जनजाति है, जैसे महिलाएं हैं, तो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व कम है, तो उन्हें उनकी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राजनीति में पंचायत स्तर पे भी आरक्षण भी दिया जाता है, कुछ सीट रिजर्व भी किया जाता है कि महिलाएं के लिए इतने सीट रिजर्व। कोई कोई राज्य में तो 50% तक आरक्षण है, मतलब सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए राजनीति में पंचायत स्तर पे।
ये है न्याय। तो न्याय कितने प्रकार के, ये भी संख्या में पूछेगा कभी एग्जाम में, बार बार पूछ देता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, तो 3। अब देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में तो है ही, प्रस्तावना के अतिरिक्त डीपीएसपी में है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व में आप आर्टिकल 38 और 39 यानी 38 और 39 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां भी लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे, सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित और धन के संकेंद्रण को रोका जाए ताकि आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित। तो वहां भी है लिखा हुआ है। प्रश्न पूछेगा आपसे कि संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है। ऑप्शन में रहेगा प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन रहेगा प्रस्तावना प्लस मूल अधिकार, तीसरा ऑप्शन रहेगा प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व में, प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व सभी में। तो किसमें, प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व में, प्रस्तावना में भी है और नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी में अनुच्छेद 38 और 39 में भी उल्लेख किया हुआ है। अब बात करें हम, याद रखिएगा ये प्रस्तावना के साथ साथ डीपीएसपी में भी कई जगह प्रश्न पूछा हुआ है ना। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। संख्या याद रखिएगा, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में भी, जो कि फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। विश्वास, धर्म और उपासना, धर्म के अधिकार भी दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट ही है 25 से 28 में, अनुच्छेद 25 से 28। तो स्वतंत्रता का अधिकार प्रस्तावना के साथ साथ मूल अधिकार में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है, ये भी याद रखिएगा। अब समानता की बात करें तो समानता, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया हुआ है। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा यानी समाज में सब व्यक्ति की प्रतिष्ठा समान हो, कोई अपने आप को बड़ा तिस्मार खान न समझे। इस उद्देश्य से अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा, इन्हें कि कोई के सम्राट का उपाधि मिल रहा हो, कोई के चक्रवर्ती का मिल रहा हो और अपने आप को पूरा तिस्मार खान समझ रहा हो और रोड पर चल रहा हो एकदम पूरा छाती टाइट करके कि हमारे प्रतिष्ठा समाज में बहुत बड़ी है। इस उद्देश्य से ही अनुच्छेद 18 में कि प्रतिष्ठा की समानता हो समाज में, कोई अपने आप को तिस्मार खान न समझे कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे ये प्रतिष्ठा है। इसी उद्देश्य से अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में किस उद्देश्य से, प्रतिष्ठा की समानता के उद्देश्य से ही उपाधियों का अंत किया गया है। अवसर की समानता अनुच्छेद 16। ऐसे पूरी अगर समानता की बात करें तो कितना अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है, फंडामेंटल राइट में 14 से 18 है ना। समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार है। समानता में अनुच्छेद आप 16 पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और नियोजन में अवसर की समानता हो। कोई भी राज्य के अंदर योजना, मतलब जॉब की वैकेंसी निकल रही है रोजगार के लिए, तो वहां पे अवसर की समानता होगी, अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है। लेकिन वहां पे ये मत समझिए फिर अनुसूचित जाति जनजाति आप लाएंगे प्रश्न की सर उन लोग के लिए, SC ST के लिए रिजर्व होता है, तो उनके फिर बोल रहा है कि वो मुख्य धारा में नहीं है, उन्हें लाने के लिए एक माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, एक व्यवस्था का प्रयोग किया है। वो अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं है, ठीक है, वो अपवाद की तरह देख सकते हैं। तो अवसर की समानता का है अनुच्छेद 16 में है, यानी फंडामेंटल राइट में भी है। अब हम बात करें गरिमा, तो समानता 2 प्रकार के हैं और समानता का उल्लेख प्रस्तावना के साथ साथ कहाँ है, फंडामेंटल राइट में भी है। ये सब याद रखिएगा कि प्रस्तावना में भी कौन चीज है, फंडामेंटल राइट में भी कौन सी बात है, नीति निदेशक तत्व में भी कौन सी बात है, ये भी रखना है, ठीक है। अब है इसके बाद हम क्या बोलते हैं कि उन सब में यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यही प्रस्तावना में लाइन है ना। तो गरिमा यानी गरिमापूर्ण जीवन जिए व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, इसके लिए हम बंधुता बढ़ाएंगे, यानी भाईचारे की भावना बढ़ाएंगे। जब हम एक होंगे, अपने आप को हर एक दूसरे को अपना समझेंगे, तभी तो एकता आएगी,
जब एकता सुनिश्चित होगी तो अखंडता भी रहेगी। इनको ही हमें क्या करेगा, तोड़ नहीं पाएगा जब हम एक रहेंगे। तो बंधुता बढ़ाएंगे किसके लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए। तो बंधुता कितनी प्रकार की है, एक। ये भी पूछा हुआ एग्जाम में कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का मतलब कितने कितने प्रकार का है। तो 3 प्रकार के, 5 प्रकार, 2 प्रकार का और 1 प्रकार का। ठीक है। अब है निर्माण की तिथि। प्रस्तावना निर्माण की तिथि भी बताता है कि संविधान का निर्माण कब हुआ था। तो संविधान निर्माण की तिथि है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था और इसी दिन को यानी 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम पूछे संविधान दिवस कब है, तो 26 नवंबर को। इस दिन संविधान बन गया था, लेकिन संविधान लागू ऐसा हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन हम संविधान को क्या कर लिए थे, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिए थे, अधिनियमित कर लिए थे और आत्मर्पित कर लिए थे। अंगीकृत का मतलब हुआ कि हम उसे स्वीकार कर लिए थे, एडॉप्ट कर लिए थे, अपना लिए थे। अधिनियमित कौन कर लिए थे, हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोग इस संविधान को यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिए थे, स्वीकार कर लिए थे, अधिनियमित कर लिए थे। यानी हम अपने आप को यह समझा चुके थे कि हम इस संविधान के अनुसार ही स्वयं को संचालित करेंगे और इसके अधीन ही रहेंगे और उसके अधीन ही हम अपने आप को संचालन करेंगे। आत्मार्पित करते हैं, यानी हम भारत के लोग इस संविधान को सर्वोच्च मानते हुए स्वयं को उसके सम्मुख समर्पण कर देता हूं। यानी हम संविधान को सर्वोच्च मानते हुए स्वयं को वहां पे समर्पित कर दे रहा हूं। आत्मार्पित का मतलब यही होता है, किसी को सर्वोच्च मानकर उसके सम्मुख अपने आप को, स्वयं को समर्पण कर देना। ये है अधिनियमित, अंगार्पित और का अर्थ। तो प्रस्तावना के पूरा सब वर्ड एक एक को हम अर्थ भी समझ लिए। इसलिए समझ लिए तो एग्जाम में भी आप देखिएगा प्रश्न प्रीवियस आप बनाइए, तो आप जब तक वर्ड नहीं समझ पाएंगे तो एग्जाम में जो घुमा के जब प्रश्न पूछेगा ना तो आप फंस जाएंगे। लेकिन इस तरह से सारा वर्ड आप समझ लिए तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आराम से बना पाएंगे। आप प्रीवियस ईयर बनाइए। ठीक है। अब है कि मतलब प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ लोगों ने कुछ बातें अपनी अपनी बातें रखी। के.एम. मुंशी ने कहे कि प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली। ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर ने कहे कि प्रस्तावना पवित्र दस्तावेज है संविधान का। एन.ए. पालखी वाला ने कहे कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है। किसने कहा, एन.एन. पालखी वाला ने। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कौन किसने क्या कहा। ठीक है। प्रस्तावना को आत्मा भी कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। आपको मन में आ रहा होगा कि तो आत्मा तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहे हैं, लेकिन जब तक प्रश्न में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना लिखा हो तब तक हम अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 है, फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे संविधान की आत्मा कहा था, हृदय कहा था। लेकिन पूछे एग्जाम में कि प्रस्तावना संविधान के किस भाग को आत्मा कहते हैं, और ऑप्शन में दोनों हो, प्रस्तावना भी हो ऑप्शन में और अनुच्छेद 32 भी हो, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी हो, तो किसे चुनेंगे, प्रस्तावना को चुनेंगे। क्योंकि जब तक प्रश्न डॉक्टर अम्बेडकर लिखकर ना प्रश्न पूछे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किससे संविधान की आत्मा कहा, तब तक हम अनुच्छेद 32 को नहीं चुनेंगे। एग्जाम में पूछा हुआ, एक बार नहीं कम से कम 8-9 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है इस प्रश्न को। और जब भी पूछा हुआ है दोनों ऑप्शन में दोनों था, यानी प्रस्तावना भी ऑप्शन में था और अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार भी था ऑप्शन में। लेकिन हमें चुनना है प्रस्तावना को। जब तक प्रश्न में डॉक्टर अम्बेडकर लगा के ना पूछा हो तब तक हम प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा मानेंगे। ठीक है। अब एक आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो संविधान का भाग है या नहीं, इस संदर्भ में कई केस हुए, केस मतलब वाद हुए, मुकदमे हुए। उसमें न्यायपालिका ने हर निर्णय में मतलब हर वाद में अपना अपना निर्णय सुनाया। बेरुबारी वाद 1960 का मामला है। इसमें न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी एक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य का, जिसे भारत सरकार ने पाकिस्तान को सौंपने का समझौता कर लिया था। तो जनता ने
मतलब इस सरकार की इस निर्णय का, इस समझौते का विरोध किया जनता ने और न्यायालय में याचिका दायर किया गया। जो याचिका दायर किए लोगों ने, उन्होंने बोले कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, दी गई है, तो क्या उसके तहत संसद को यह भी शक्ति है कि क्या वो भारत के किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंप दे? क्या इतना अधिकार है संसद को कि बिना जनता से राय लिए हुए वह बस संशोधन करे और किसी राज्य को सौंप दे, भारत के किसी राज्य को, यानी भारत के किसी भूभाग को विदेशी राज्य को सौंप दे? लेकिन याचिकाकर्ता ने कहे कि प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग यानी भारत की जनता संविधान को शक्ति देती है। तो जब हम भारत के लोग यानी जनता शक्ति देते हैं, तो फिर संसद बिना जनता से राय लिए हुए कैसे भारत के किसी भूभाग को विदेशी राज्य को दे रहा है? इससे पहले तो उसे जनमत संग्रह कराना चाहिए, संसद को, सरकार को जनमत संग्रह करा ले कि देना है कि नहीं है, उसके बाद सौंप दे। लेकिन सरकार क्या अपना तर्क किया था, सरकार ने उस समय जो सरकार में थी, सरकार ने अपना तर्क रखा कि हम संप्रभु हैं राज्य, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हम संप्रभु राज्य। तो जब हम संप्रभु हैं, हम सर्वशक्तिशाली हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो हम किसी को सौंप सकते हैं। राज का ये तर्क था, यानी सरकार ने ये तर्क दिया कि हम किसी क्षेत्र पर से अपना दावा छोड़ भी सकते हैं, अपना किसी भी क्षेत्र को किसी को दे भी सकते हैं, क्योंकि हम संप्रभु हैं, हम सर्वशक्तिशाली हैं। अब न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? न्यायालय ने कहा, मतलब जो जनता की याचिका था उसे अस्वीकार कर दिया और बोला कि संसद संविधान में संशोधन करके वह भारत के किसी विभाग को विदेशी राज्य को सौंप सकता है, और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। याद रखिएगा किस वाद में क्या निर्णय हुआ, प्रश्न पूछा हुआ है कि किस वाद में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रश्न पूछा हुआ है। तो बेरुबारी वाद में। केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती जो है ये संघ के विरुद्ध केस नहीं था, यह राज्य के विरुद्ध था, केरल राज्य के विरुद्ध था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल राज्य सरकार ने भूमि सुधार के लिए कानून बनाई थी, जिसके तहत केशवानंद जो है एक मतलब मठ के पुजारी थे, और वहां पे जब केरल राज्य भूमि सुधार के लिए कानून बनाई तो उसके तहत इनकी पुजारी जी की जो मठ थी, उनकी संस्था थी, उसे सरकार छीनने की प्रयास कर रही थी। तो इन्होंने केस कर दिया, न्यायालय में अपनी याचिका लगा दी, और इस बात में यह हुआ कि न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो यानी संसद यानी विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी संसद संविधान में संशोधन संसद अब प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो न्यायपालिका ने कहा कि हाँ, प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे को बदल नहीं सकती, यानी मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो केशवानंद भारतीवाद में ही आधारभूत ढांचे का मामला भी आया था। आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा केशवानंद भारतीवाद में ही आया। आधारभूत ढांचे में उन्होंने कहा कि जैसे देश भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप है, एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, ये सब जो है क्या है? अखंडता जो है राष्ट्र की आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसमें बदलाव नहीं करेंगे। 42वां जब जान गया सरकार ने कि जब संशोधन करेंगे ही, तो इंदिरा गांधी सरकार में थी, और 42वां संविधान संशोधन कर दी 1976 में, और प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दी। देखिए यहाँ पे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और यहाँ है अखंडता। जब संविधान लागू हो रहा था, जो प्रस्तावना थी, मूल जो प्रस्तावना था, उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। आया कब? 1976 में। किस संशोधन से? 42वां संशोधन से, और 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोनों यहाँ से बहुत प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। पहले ये प्रश्न पूछेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ में अखंडता जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। या फिर ये पूछेगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या नहीं जोड़ा गया? तो ऑप्शन में रहेगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और चौथा ऑप्शन कोई गलत देगा, जिसे लोकतंत्रात्मक।
तो लोकतंत्रात्मक पहले से ही था। सबसे जो प्रश्न पूछेगा ये पूछेगा कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय प्रस्तावना की मूल स्थिति क्या थी? ऑप्शन देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सही है? गलत है। उस समय तो समाजवाद पंथ निरपेक्ष ही नहीं था प्रस्तावना में। और ऑप्शन देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी गलत है। सही क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यही एग्जाम में पूछा हुआ, एक नहीं 4-5 एग्जाम में पूछा हुआ ये, ऐसे ऑप्शन डाला हुआ है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? उस समय 1976 में हुआ है, 1976 से पहले तक यानी 1975 तक हम प्रस्तावना को कैसे पढ़ते थे? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये वर्ड नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन देगा तो ये भी एग्जाम पूछा हुआ लगा के कि 1975 में प्रस्तावना की मूल स्थिति क्या थी? 1975 में प्रस्तावना की मूल स्थिति क्या थी? उसमें ऑप्शन में था, इसके घुमा घुमा के इसी में से 4 ऑप्शन में से दिया हुआ था। ठीक है, इसी से 4 ऑप्शन बनाया हुआ था। तो आया है 1976 में, यानी 1975 तक क्या था? समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता नहीं था। केशवानंद भारतीवाद में कहा क्या निर्णय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक केस आया बम्बई बनाम भारत संघ, यानी बम्बई बनाम भारत संघ 1994 का मामला है। उसमें भी प्रस्तावना के बारे में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसलिए मैं ये केस भी बता दिया कि एक एग्जाम में यूपी उत्तर प्रदेश का पीसीएस के एग्जाम में शायद 2012 या 13 का प्रश्न है, शायद 12 का, उसमें पूछा कि किस वाद में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और सब लड़कन के बस वोट पे एक ही जवाब रहता है, केशवानंद भारतीवाद। लेकिन ऑप्शन में वो है ही नहीं था बम्बई बनाम भारत संघ। इसमें भी न्यायपालिका ने कहा था कि भारत प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक मामला एक और है, LIC ऑफ इंडिया मामला है 1995 का। उसमें भी न्यायपालिका ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। हो सकता है कि केशवानंद भारती ऑप्शन में ना दे। एक है LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया मामला है ना 1995 का। उसमें भी 1995 का उसमें भी न्यायपालिका ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारा केस भी हो सकता है कि ऑप्शन में केशवानंद भारतीवाद ना दिया हो, ऐसे एग्जाम में हुआ है। अब एक है यहाँ पे विधिक स्वरूप। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। लागू नहीं किया जा सकता, इसका मतलब हुआ कि न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट इसे लागू नहीं करवा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट है, तो उसे हम अगर मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट दिया हुआ नागरिक को, किसी नागरिक का फंडामेंटल राइट ऐसा लगा उसे कि हमें फंडामेंटल राइट का अवहेलना हुआ है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है। जाने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा और वहाँ पे गुहार लगाएगा अपना, हुजूर मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, राज्य ने मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है। तो न्यायपालिका तुरंत राज्य पर दबाव डालेगी और कहेगा कि इसके फंडामेंटल राइट को तुरंत लागू किया जाए, यहाँ पे इसका गलत हुआ है। लेकिन आप प्रस्तावना में लिखे हुए किसी बात को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका मतलब यही हुआ कि आप ना जाके न्यायालय में कहेंगे कि माय लॉर्ड प्रस्तावना में लिखा हुआ है राजनीतिक न्याय, हमें राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा है। आप नहीं जा सकते ऐसे, प्रस्तावना को हवाला दे ही नहीं सकते। प्रस्तावना के नाम पे आप जाकर प्रस्तावना के नाम पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ये प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है हमें नहीं मिल रहा है। आप प्रस्ताव इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रस्तावना लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को लागू नहीं किया, एग्जाम पूछा हुआ है कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो लागू नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। यानी यह न्याय योग नहीं है, वाद योग नहीं। जैसे में DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी क्या है? लागू नहीं किया जा सकता है, यानी वाद योग नहीं है, यानी जस्टिसिएबल नहीं है। आप DPSP में तो लिखा हुआ है कि रोजगार सबको मिलना चाहिए, मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि सबको रोजगार मिले। अब जाए आप चल जाए वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, अब कहें कि DPSP में मामला ये लिखा हुआ है हमें मिल नहीं रहा है, न्यायालय तुरंत ठास के भगा देगा। ठास के मतलब डांट के, ठास के तुरंत भगा देगा कि DPSP न्याय योग नहीं है, हम DPSP को
लागू करने के लिए सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। वो सरकार की मतलब है कि वो कब देगा ना देगा वो उसका ऊपर निर्भर है। डीपीएसपी हम लागू नहीं करवा सकते हैं, न्यायालय यही कहेगा। उसी तरह से प्रस्तावना भी न्याय योग नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, वाद योग नहीं है, इस आधार पर आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ठीक है, ये है प्रस्तावना, समझ आ गया होगा आपको। अब फिर यही इसको रखते हैं, फिर कभी मिलेंगे किसी टॉपिक पे। ठीक है, धन्यवाद।